आज की हमारी वीडियो होगी फर्स्ट ईयर इंग्लिश के हवाले से कि पेपर किस तरह से सॉल्व करें कि आप मिस्टेक से बच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लोग स्कोर कर सकें। स्टार्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा? ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। ये 20 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको टाइम मिलता है 30 मिनट्स। तो आप लोग क्या करेंगे, पेपर लें और उसे पूरा तसल्ली के साथ पढ़ें, आराम से पढ़ें, जल्दबाजी मत करें। बबल्स फिल करते हुए बड़ी एहतियात से काम लें। बहुत बेहतर है कि आप बबल फिल करते हुए स्केल रख लें और स्केल रख के फिर ABCD उसी नंबर के सामने स्केल रखें जिसका आपने बबल फिल करना है। समटाइम्स हम पेपर्स में मैं ये देखता हूँ कि पहला बबल गलत फिल हो गया या दूसरा गलत फिल हो गया, तीसरा गलत फिल हो गया। करना था आपने लेट से कि जो पहला पॉइंट है उसका आंसर था ए, लेकिन गलती से आपने दूसरे का ए वाला जो बबल है उसको फिल कर दिया और आपको पता नहीं चला, आपने सारा कर दिया। अब हुआ क्या, सारी तरतीब गड़बड़ हो गई। तो ऐसी गलती से आपने बचना है। हर नंबर के सामने आप स्केल रखें, फिर उसका बबल फिल करें, फिर नंबर 2 पे आए, फिर स्केल रखें, फिर बबल फिल करें। इसी तरह 1 2 3 4 5 20 तक। और पेपर को बड़ी एहतियात से पढ़ें। समटाइम्स ये होता है कि स्टेटमेंट बड़ी कैची होती है, बड़ी ट्रिकी होती है। बच्चा उस स्टेटमेंट में से सिर्फ पहला लफ्ज़ देखता है और फिर वो क्या करता है, वो फ़ौरन से आंसर जो है ना उस पर जंप करता है, जो कि गलत है। ठीक है, तो ये आपने नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वुमन इन डार्क देवर एंड गोल्डन नाइट? पहला ऑप्शन है नॉर्मा। आपने पढ़ा ही नहीं, कोरा का नाम आगे पढ़ा ही नहीं, आपके जहन में फ़ौरन से आएगा अच्छा नॉर्मा, हाँ लेसन में है, ठीक है। आप कंफ्यूज कर गए उसको पहले चैप्टर के साथ। या आपने सेकंड स्टेटमेंट पढ़ी, उसमें लिखा हुआ है एजाबेल। थर्ड ऑप्शन आपने देखा, वहाँ पर लिखा हुआ है एन्ना मैकेंजी। आपने कहा नहीं, पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, बस ये नॉर्मल ही ठीक है क्योंकि यही कोर्स में, सिलेबस में, चैप्टर में यूज़ हुआ। तो आपने पूरी स्टेटमेंट को पढ़ना है बड़े गौर से, और जो 1 2 3 4 ऑप्शन है ABCD उनको भी बड़े गौर से पढ़ना है। उसके बाद आपने बबल फिल करना है। डोंट रश टू आंसर, डोंट जंप टू आंसर, आपका नुकसान हो सकता है। फिर ये होता है कि आप, मैक्सिमम बच्चे हमारे ये करते हैं कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पहले 10 मिनट में अपना ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व कर लेते हैं। और इस हवाले से बहुत सारे जो सेंटर सुपरिटेंडेंट होते हैं उनका ये रूटीन है कि जिस बच्चे ने ऑब्जेक्टिव पहले कर लिया है उसको वो सब्जेक्टिव पेपर दे देते हैं ताकि वो अपना टाइम बचाए। तो आप अपने सुपरिटेंडेंट को बताएं, अपने जो लाइन में आपका इंचार्ज होगा इन्विजिलेटर, आप उससे कहें कि सर मैंने कर लिया, और आप अपना सब्जेक्टिव पेपर लें ताकि वो 15 मिनट जो आपने बचा लिए हैं अपने ऑब्जेक्टिव के पेपर में से, वो टाइम आप कंज्यूम कर सकें सब्जेक्टिव के पेपर में। तो आपसे उसी वक्त आपका ऑब्जेक्टिव पेपर फिर ले लिया जाएगा, आपको दे दिया जाता है सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्या है? ये शॉर्ट क्वेश्चन है बुक 1 में से। 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, आपने यहाँ से करने होते हैं 6। अब यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के बच्चे होते हैं जो आंसर करते हैं। नंबर 1, साइंस के बच्चे। वो बच्चे जो कोशिश करते हैं कि 9 में से 9 क्वेश्चन ही कर दें। तो एज एन एग्जामिनर मैं ये कहूँगा कि आपने 6 करने हैं, 9 टोटल हैं, आप मैक्सिमम 8 कर दें। अगर आप 9 करेंगे तो आप फिर अगले क्वेश्चन में आपको टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। फिर होता यह है कि स्टार्ट में
क्योंकि आपने 9 के 9 क्वेश्चन कर दिए, फिर दूसरे पोर्शन में प्लेस में आपने जो है वो 8 के 8 कर दिए, इसी तरह पोएम्स में आपने 6 के 6 कर दिए। अब आपके पास टाइम कम बचा, तो फिर जब आप टाइम में पेपर को सॉल्व करने के लिए अपनी स्पीड बढ़ाते हैं तो आपकी राइटिंग अफेक्ट होती है, ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन पुअर हो जाती है, जिससे ये खदशा रहता है कि आप अपना जो स्कोर है वो आप लूज़ करेंगे, और ये होता है। तो एक दूसरा हल उसका ये है कि आप 7 क्वेश्चन करें व्हेन यू आर श्योर कि आपके सारे आंसर्स ठीक हैं एंड यू विल गेट 2 आउट ऑफ 2, तो आप 2 क्वेश्चंस की जगह खाली छोड़ दें, 8 और 9 की, और उसे अपने क्वेश्चन पेपर पर मार्क कर लें कि मैंने इन आंसर्स की जगह छोड़ी। आप बेशक लाइन लिख लें क्वेश्चन पेपर के साथ कि ये 2 क्वेश्चन मैंने बाद में करने हैं, ताकि आपको याद रहे। आप अपना पूरा पेपर सॉल्व कर लें, ठीक हो गया। उसके बाद अपना पूरा पेपर पढ़ लें, फिर भी आपके पास अगर टाइम बचता है तो फिर आप एक एक शॉर्ट क्वेश्चन तीनों पोर्शन में और कर दें। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर दें प्लेस वाले हिस्से में, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर दें बुक वाले हिस्से में, और एक पोएम वाले हिस्से में से। इस तरह जहाँ पर आपने ऑलरेडी एक एक किया था, यानी पहले पोर्शन में आपने 7 किए थे, अब कितने हो जाएंगे 8। प्लेस में आपने 6 किए थे, अब कितने हो जाएंगे 7। पोएम में आपने 5 किए थे, अब 6 हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर खुदा न खास्ता किसी एक क्वेश्चन में आपको 1.5 मिला, तो वो जो आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए थे वहाँ से वो आपका कॉम्पनसेट हो जाएगा। लेकिन आप पहली गो में, पहले राउंड में ये मत करें कि यहाँ से आप सारे के सारे क्वेश्चन करने बैठ जाएं, तो ये गलत होगा। और ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो बहुत अच्छी पढ़ाई के साथ आते हैं, बहुत अच्छी तैयारी के साथ आते हैं। सेकंड, हमारे पास वो बच्चे होते हैं जो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत अच्छी तैयारी के साथ आते हैं, लेकिन सिर्फ 6 क्वेश्चन करने हैं तो 6 ही करेंगे। वो ये समझते हैं कि हमारी कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती, तो ये बच्चे भी गलत करते हैं। थर्ड जो टाइप है वो होती है हमारे पास आर्ट्स के बच्चों की, कि उन्हें 6 आते ही नहीं होते, वो 4 करते हैं, 3 करते हैं, या वो रिपीट करते रहते हैं, क्वेश्चन को ही आंसर बना के लिखते रहते हैं, तो जाहिर है ये भी गलत है। सेकंड चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से वो ये है कि आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पूरा पढ़िए। बास औकात पेपर सेटर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ट्विस्ट करता है, और स्टूडेंट क्या करता है, वो एक कैच वर्ड पढ़ता है, नॉर्मा मतलब पहला चैप्टर, ठीक है, जेस सेकंड चैप्टर। अब जेस पे क्वेश्चन क्या है, कुछ बच्चे उस क्वेश्चन की पूरी स्टेटमेंट को नहीं पढ़ते। फॉर एग्जांपल, ये पहले चैप्टर से मैंने क्वेश्चन लिया। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मैसेज नॉर्मा रिसीव्ड आफ्टर पुशिंग द बटन। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए, व्हाट वर नॉर्मास फीलिंग आफ्टर पुशिंग द बटन, तो आपका क्या ख्याल है, अब भी सेम आंसर होगा? जाहिर नहीं होगा। नीचे वाला क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, अगरचे क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा है वो दोनों में सेम है। अब एक बच्चा अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पूरा नहीं पढ़ता, वो फोकस करता है 2 चीजों पर, नंबर 1 नॉर्मा का नाम, नंबर 2 आफ्टर पुशिंग द बटन, तो वो जो उसके माइंड में फ्लो चल रहा है फौरन से, जाहिर है नेचुरल सी बात है कि आपके जहन में आएगा एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन। अगर आप सिर्फ इन 2 चीज़ों पर फोकस करके आंसर कर रहे हैं तो क्या हुआ, आपने असल क्वेश्चन का तो आंसर ही नहीं किया। असल क्वेश्चन आपका क्या था, व्हाट वर नॉर्मास फीलिंग्स आफ्टर पुशिंग द बटन। तो आपने ख्याल करना है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो क्या है। डोंट जंप टू द आंसर, कि आपने बस देखा नॉर्मा आफ्टर पुशिंग द बटन और आपने रटा रटाया जवाब जो है वो वहां पर छापा लगा दिया, छाप दिया, लिख दिया, तो आप नंबर लूज करेंगे। और सिर्फ आप एक क्वेश्चन के नंबर लूज नहीं करेंगे,
ये एक गलत आंसर आपका इमेज जो है उसको भी बहुत नीचे ले आएगा एग्जामिनर की नज़रों में। वो कहेगा कि अच्छा नहीं, ये 90 वाला बच्चा नहीं है, ये 80 वाला है। और अगर आगे जाके आपने मजीद गलती कर दी तो फिर टीचर कहेगा नहीं, ये 70 वाला बच्चा है, 65 वाला बच्चा है। तो इस तरह से आप पेपर दे के बाहर निकलते हैं तो कहते हैं हाँ माशाल्लाह कमाल कर दिया, 90 पक्के। लेकिन जब पेपर चेक हो रहा होता है तो फिर आपकी इस तरह से छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं वो आपके इमेज को बिल्डअप भी करती हैं, नीचे भी लेके जाती हैं। ठीक है, आपका पहला जो क्वेश्चन है बड़ा शानदार, टीचर का इमेज बना कि अच्छा ये 90 वाला बच्चा है, बच्ची है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपकी मिस्टेक स्टार्ट हो गई, एकदम से आपका इमेज नीचे आया। टीचर कहते हैं नहीं, ये 90 वाला बच्चा नहीं है, ये 70 वाला है। मजीद आगे क्वेश्चन चेक होते जाते हैं, आपकी मिस्टेक्स जब आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही आपका इमेज बिगड़ा, फिर टीचर क्या करते हैं, एग्जामिनर, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, एग्जामिनर्स क्या करते हैं, इवन मैं भी, एक आध बच्चे की मिस्टेक ढूंढी, उसको अंडरलाइन किया, 1.5 या 1 लिखा और आगे। अच्छा, वेरी अनफॉर्चुनेटली बास टीचर 1.5 भी नहीं देते, उनकी गिनती बड़ी सीधी सीधी है, या 2 है या 1 है। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि जब उन्होंने सब टोटल्स को जमा करना होता है तो उन्हें गिनने में आसानी रहे कि अब 1.5 की क्या गिनती होगी। तो वो कहते हैं भाई या 1 है या 2 है, नो 1.5। तो अगर कोई एग्जामिनर उस माइंड का हुआ तो फिर आप सोचें कि आपके कितने शार्ट क्वेश्चन हैं और ये शार्ट क्वेश्चन आपको कितना नीचे ला सकते हैं। 15 शार्ट क्वेश्चन टोटल होते हैं फर्स्ट ईयर में पेपर में, अगर सब में से आपका एक एक गया तो आपके 15/30, अगर 0.5 गया तो फिर भी आप देखिए कि आप कहाँ पर आएंगे, 17, 18, 20 तक आप पहुँचेंगे। तो अगेन नुकसान जो है वो आपका होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है प्लेस। प्लेस वाले हिस्से में से आपने करने होते हैं 5 क्वेश्चन, यहाँ पर होते हैं 8। अगेन मैं वही कहूँगा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन है हाउ इम्प्रेसिव वर द मॉरल्स ऑफ क्रेटन। सीधा सवाल है, टेक्स्ट बुक का है, एक्सरसाइज का है। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्रीटन की जगह हम लिख देते हैं मिस्टर स्पेल्डिंग, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या हुई, हाउ इम्प्रेसिव वर द मॉरल्स ऑफ मिस्टर स्पेल्डिंग। आंसर बिल्कुल डिफरेंट होगा। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस आंसर में कि मिस्टर स्पेल्डिंग ने कितनी तहजीब, तमीज़, शाइस्तगी शो की क्रिटन के साथ और पुलिस वालों के साथ। तो ये है कि बास औकात क्वेश्चन की हाफ स्टेटमेंट को पढ़ के आंसर करना कितना ख़तरनाक हो सकता है, बजाय इसके कि आप अपनी पूरी तसल्ली के साथ क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पूरा पढ़ें और फिर आप आंसर दें। अगर आप एक प्रॉपर टेस्टिंग के बाद आते हैं पेपर देने तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि एक शार्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास होते हैं 3 से 4 मिनट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना और उसका आंसर लिखना। तो उसमें अच्छा, एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर लाजमी तौर पर डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि कुछ बच्चों के आंसर्स मैं देखता हूँ कि एक पेज पे उनका एक आंसर है, दो दो पैराग्राफ लिखे हुए हैं एक क्वेश्चन का आंसर करते हुए। एज एन एग्जामिनर मैं समझता हूँ कि ये प्रैक्टिस गलत है। आप बहुत ज़्यादा लिख के टीचर पर, एग्जामिनर पर इम्प्रेशन नहीं डाल सकते, आप रोब नहीं डाल सकते कि भाई देखें मैंने पूरा पेज लिखा है एक आंसर के लिए तो मुझे बड़ी अंग्रेज़ी आती है। ये आपके लिए इंतहाई ख़तरनाक भी हो सकता है। क्यों? इसलिए कि टीचर जिस माहौल में बैठ के पेपर चेक कर रहा होता है आपको शायद उनका अंदाज़ा नहीं है। बड़े एडवर्स सर्कमस्टेंसेस होते हैं, बाज़ का कॉलेजेस में लाइट नहीं है, यूपीएस सारे कॉलेजेस में नहीं होता, तो नो स्टैंड बाई जनरेटर, तो आप यूँ कहें कि सख्त गर्मी में बैठ के पेपर चेक कर रहे होते हैं। तो एक तो वो बेचारा वैसे बड़ा उसमें यूँ कहें कि ऑलरेडी बड़ा इरिटेटेड होता है। दूसरा, ये जो चीज़ है ये उसे और इरिटेट करती है कि अब उसे एक आंसर चेक करने के लिए पूरा पेज चेक करना है, पूरा पेज पढ़ना है। तो आपने टीचर को पढ़ने डाल दिया, इससे एग्जामिनर आपको फ़ायदा नहीं देगा, वो आपको डिसक्रेडिट करेगा। और इसमें आपका नुकसान इस तरह से भी है कि जब आप एक आंसर लिखने के लिए पूरा एक पेज आपने लिख दिया
तो उसमें लाजमी तौर पर ग्रामर की मिस्टेक्स भी निकल आएंगी, टेंस की मिस्टेक भी निकल आएंगी, स्पेलिंग्स की मिस्टेक भी निकल आएंगी, पंक्चुएशन की मिस्टेक्स भी निकल आएंगी। तो टीचर फिर क्या करेगा, वो 2-3 मिस्टेक ढूंढ के अंडरलाइन करेगा, 1/2 देगा, आगे अगेन आपका नुकसान होगा। कुछ बच्चों को मैंने ये देखा है कि वो बहुत खुला खुला करके लिखते हैं, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे या एक लाइन पे 5 से 6 वर्ड्स लिखेंगे, दोनों साइड्स पे मार्जिन ड्रा कर देते हैं ताकि उनके आंसर्स लेंथी हो जाएं। तो बच्चों ऐसी प्रैक्टिस से आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि कुछ एग्जामिनर्स ये कहते हैं कि ये बच्चा हमें चीट करने की कोशिश कर रहा है, ही इज़ ट्राइंग टू टीच अस। तो वो यूँ कहिए कि वो चिढ़ जाते हैं और फिर इसका सारा नुकसान अल्टीमेटली किसको होता है, इसका सारा नुकसान होता है आपको। तो फिर ये क्वेश्चन बाकी रहा आपकी तरफ से कि फिर एक साइजेबल लेंथ क्या है एक आंसर की। तो मैं ये कहता हूँ कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप 5 to 8 सेंटेंसेस लिखें तो वो एक साइजेबल स्ट्रेंथ होगी, उसकी सॉरी लेंथ होगी 5 to 8 सेंटेंसेस, नॉट लाइन्स, सेंटेंसेस की बात कर रहा हूँ। और ये भी सारे क्वेश्चंस के लिए नहीं होगा, बाज़ का क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही ऐसी होती है कि आप 2 या 3 से ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं लिख सकते, सो दैट इज़ आल्सो ओके, आपको नंबर मिलते हैं। मैंने ऐसे भी पेपर चेक किए एक्सचेंज में, एक्सचेंज कहते हैं हम, जैसे मेरा भावलपुर बोर्ड है तो लाहौर बोर्ड के पेपर यहाँ पर आएंगे तो मैं कहूँगा कि ये एक्सचेंज के पेपर हैं। तो एक्सचेंज के पेपर्स ऐसे भी चेक किए मैंने कि बच्चे ने पूरी आंसर शीट में से 12 या 13 पेज यूज़ किए, और 12 या 13 पेज यूज़ कर लेने के बाद बच्चे का स्कोर है 93, 94, 95, 91, 92। तो टू द पॉइंट लिखा, जिससे हम कहते हैं ना कि शॉर्ट येट कॉम्प्रिहेंसिव। तो यही आपसे रिक्वायर होता है, ना कि टीचर आपको बालिश नाप के नंबर देंगे। इस वहम से, इस गलत फहमी से बाहर निकलिए कि ज़्यादा लिखने से आपके ज़्यादा नंबर आएंगे, ज़्यादा लिखने से आपके मार्क्स कटेंगे भी। नेक्स्ट इसी तरह से हमारा है जी शॉर्ट क्वेश्चन पोएम्स के शॉर्ट क्वेश्चन में ये होता है कि बाज़ का एडिशनल क्वेश्चन आपको लाजमी तौर पर करने पड़ते हैं। तो कोशिश करें कि अगर क्वेश्चन में आपके आंसर में जिस पोएम से क्वेश्चन है, अगर उसकी किसी एक लाइन को आप एज अ रेफरेंस या एज अ कोटेशन यूज़ कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। ये लाजमी नहीं है, लेकिन यूँ कहिए कि ये एक बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है कि बच्चे को बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है अपने सिलेबस की, पोइट्री वाले हिस्से की। तो इस तरह से नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लेटर और एप्लीकेशन। अब इसमें बच्चों का पहला क्वेश्चन ये होता है अपने टीचर से कि सर हम लेटर करें या एप्लीकेशन करें। आर्ट्स के बच्चों की कोशिश होती है कि वो सिर्फ एप्लीकेशंस कर लें, और साइंस के बच्चों की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लेटर कर लें। 16-16 लेटर्स बच्चे याद करते हैं, 20-20 लेटर याद करते हैं। ऐसे में मेरी जो प्रैक्टिस है, मैं ये करता हूँ कि मैं 5 से 6 एप्लीकेशंस लाजमी करवाता हूँ साइंस वाले बच्चों को, और उसके साथ 10 to 12 लेटर्स भी, ताकि खुदा न खास्ता अगर आपका लेटर मिस हो जाए तो एप्लीकेशन आपको आती हो। अच्छा, दूसरा एक यूँ कहिए कि एक गैर एलानिया तौर पे एक ये कॉन्सेप्ट है कि एप्लीकेशन में हमने 1 नंबर कम देना है। मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा, इवन समटाइम्स जो हेड एग्जामिनर होते हैं सेंटर में, तो वो ये कहते हैं अच्छा यार जिस बच्चे ने एप्लीकेशन लिखी हो ना उन्होंने भी 7 का नंबर दे देना, और लेटर जिसका बहुत अच्छा है हम 9.5 तक देते हैं। यानी यूँ कहिए कि गैर एलानिया तौर पे जो है आपका लेटर और स्टोरी, लेटर में अगर आपको 8 मिलेंगे तो बिल्कुल ठीक, स्टोरी में आपको 7 मिलेंगे। अब बज़ाहिर इसकी कोई वजह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड जो स्कीम भेजता है पेपर चेक करने की, उसमें जो पर्टिकुलर्स हैं, जो पोर्शन हैं लेटर के और स्टोरी के, दोनों के नंबर अलग अलग मेंशन किए होते हैं, और ऑलमोस्ट दोनों की जो वेटेज है डिफरेंट पार्ट्स के हवाले से, स्ट्रक्चर के हवाले से वो बराबर है, तो फिर स्कोर भी बराबर होना चाहिए, लेकिन है नहीं। तो टीचर्स को मैंने यही देखा है कि वो ये समझते हैं कि बच्चे ने एप्लीकेशन लिखी है तो आर्ट्स का बच्चा है, थोड़ा निकम्मा है, इसलिए एप्लीकेशन याद की है। तो वो फिर देखते हैं स्टार्ट में, और फिर एंड से पढ़े बगैर ही उसको 6-7 नंबर दे देते हैं। बस ये देखते हैं कि इसका जो स्टार्ट है वो ठीक है, हेडिंग ठीक है, एंडिंग ठीक है,
दैट इज़ ओके। तो लेटर में यूँ कहिए कि ज़्यादा स्कोर होता है। अब नेक्स्ट ये कि लेटर के हवाले से एज एन एग्जामिनर अगेन मुझे 3 तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। पहली वैरायटी जो है वो है आर्ट्स के बच्चों की। वो ये समझते हैं कुछ बच्चे कि लेटर का सिर्फ स्केलेटन लिख दिया, स्ट्रक्चर लिख दिया, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, डेट, माय डियर, नीचे यूअर्स ट्रूली, यूअर्स फेथफुली, वट एवर जो भी आएगा लेटर के अकॉर्डिंग, और वो कुछ नहीं लिखते। वो समझते हैं क्योंकि इसके 4 नंबर हैं तो ये 4 नंबर हमें मिल जाएंगे। तो मैं आपको ये बड़ा क्लियर कर दूं, गालबन 2015 में बोर्ड्स की तरफ से जो डायरेक्शंस आई थी उसमें ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे लिखी गई थी कि अगर कोई बच्चा लेटर का सिर्फ स्ट्रक्चर लिखता है, यानी हेडिंग लिखता है, सैल्यूटेशन लिखता है, एंडिंग लिखता है, और वो कंटेंट में कुछ नहीं लिखता, अगर उसका ये सब कुछ जो उसने लिखा यानी हेडिंग, सैल्यूटेशन, एंडिंग, ये बिल्कुल 100% भी ठीक हो और कंटेंट में उसने कुछ ना लिखा हो, तो ऐसे बच्चे को, बच्ची को 0 मार्क दें जी, 0 नंबर। और फिर ये भी था एक बोर्ड की डायरेक्शन कि अगर उसने कंटेंट लिखा है लेकिन वो थारोली इररेलेवेंट है तो भी उसका क्या होगा, 0 होगा। तो हमारे एग्जामिनर ने कहा कि भाई अगर रेलिवेंट है तो ठीक, नहीं है तो 0। ये पहली वैरायटी है लेटर के हवाले से। सेकंड वैरायटी जो मैं एफएससी के बच्चों की तरफ से मिलती है, मेडिकल नॉन मेडिकल के बच्चों की तरफ से, वो होता है कि लेटर लिखा है 5 पेज का, 6 पेज का, बहुत अच्छा लिखा है, कोटेशन लिखी होंगी बड़ी नुमाया करके। तो इसमें मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये कि जब आप 5 या 6 पेज का लेटर लिखते हैं तो ये ऐसे बन जाता है। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ लेटर एंड अ स्टोरी एंड एन एसे। जब आप 5 या 6 पेज का लेटर लिखेंगे, आप स्टोरी लिखेंगे, तो लाजमी सी बात है कि उसमें लिखते हुए आप मिस्टेक करेंगे स्पेलिंग की। कुछ पेन स्लिप्स होती हैं, जैसे देयरफॉर में आपका लास्ट ई मिस हो गया, बिकॉज लिखते हुए लास्ट ई मिस हो गया। अब ये जो पेन स्लिप्स हैं ये राइटर जो एग्जामिनर है वो डिसाइड करता है कि अगर बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है तो वो कहता है चले कोई बात नहीं, हो गया, लेफ्ट ओवर हो गया, बच्चे को नंबर दें। लेकिन अगर आपका पीछे से स्कोर अच्छा नहीं है तो फिर एग्जामिनर कहता है यार इसकी स्पेलिंग भी गलत है, अब इसको मैं कितने नंबर दूं, तो वो आपको ले आता है एवरेज नंबर पे। वो 6 नंबर, 6.5, 5.5, 6 या बहुत ही जंप मारेगा तो आपको 7 तक ले जाएगा, तो उसमें आपका नुकसान है। दूसरा, कोटेशन के हवाले से जो मिस्टेक है वो ये होती है कि समटाइम्स आपकी कोटेशन का पहला वर्ड ही गलत है, या उसके स्पेलिंग गलत है, या स्ट्रक्चर वाइज वो लफ्ज़ आता ही नहीं है, आना ही नहीं चाहिए। तो याद रखें कि टीचर आपका पेपर चेक करते हुए उमूमन फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद जो चीज़ आपकी चेक होती है वो होता है कोटेशन। चूंकि वो आपने कलर मार्कर से लिखी होती है, बड़ी बोल्ड करके लिखी होती है, प्रोमिनेंट होती है पेज पे, अगर उसमें मिस्टेक है तो फिर आप समझें कि आपने अपने लिए बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। तो कोटेशन लिखते हुए कोशिश करें कि उसमें ग्रामर की कोई मिस्टेक ना हो, कैपिटलाइजेशन की कोई मिस्टेक ना हो, और आप उसमें स्पेलिंग की कोई मिस्टेक ना करें। एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने नोट की और मैं उसको पिनलाइज करता हूँ वो ये है कि कोटेशन के सारे वर्ड्स, सारे लेटर्स कैपिटल लिखते हैं। ग्रामर के लिहाज से, पंक्चुएशन के लिहाज से ये बिल्कुल गलत है। ये क्यों गलत है, आप देखिए फर्स्ट ईयर में लेसन नंबर 13 गॉड बी प्रेज, उस लेसन के पहले 3 वर्ड्स बिफोर हिज मैरिज, ये तीनों लफ्ज कैपिटल हैं। और पंक्चुएशन में इस टाइप की टेक्निक उस वक्त यूज की जाती है जब दो डिफरेंट सिचुएशंस का कंट्रास्ट करना हो। तो आप जहन में लाइए कि चैप्टर नंबर 13 में क्या किया गया है, बिफोर हिज मैरिज, मौलवी साहब की शादी से पहले की लाइफ और मौलवी साहब की शादी से जो बाद की लाइफ है उसको कंपेयर किया गया है। इसलिए लेसन के पहले तीनों वर्ड्स जो हैं वो सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में हैं। चूंकि कोटेशन में आप कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे होते तो फिर लाजमी तौर पे आपको जो है वो केस सेंसिटिव होना पड़ेगा। आप वहाँ पर सारे के सारे लेटर्स
सारे के सारे वर्ड्स अगर कैपिटलाइज करेंगे तो यू विल बी पेनलाइज्ड, क्योंकि पंक्चुएशन के रूल्स के अकॉर्डिंग ये एक मिस्टेक होगी, ब्लंडर होगी, आपको पेनलाइज किया जाएगा। आपने इन मिस्टेक से बचना है। सेकंड, बच्चे ये भी कर रहे होते हैं कि कोटेशन को लिखते हुए वो जब पैराग्राफ की आखिरी लाइन ख़त्म करते हैं तो फिर 2 लाइनें छोड़ते हैं, फिर कॉमा लगा के 1 लाइन छोड़ते हैं, फिर मार्कर से कोटेशन लिखते हैं, फिर कॉमास क्लोज करते हैं, फिर 2 लाइनें छोड़ देते हैं। वो शायद ये समझ रहे होते हैं कि इससे लेंथ स्टोरी की, लेटर की बढ़ जाएगी। तो आई सजेस्ट कि आप अगर ये नहीं भी करेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपको जज किया जाना है आपके कंटेंट पे। आपने थोड़ा लिखा है, दैट इज़ फाइन। तो 5-5, 6-6 पेजेस का लेटर मत लिखें। एज एन एग्जामिनर मैं ये समझता हूँ कि आपका लेटर अगर 3 पेजेस का है, दैट इज़ क्वाइट ओके। हर पेज पे एक कोटेशन आ जाएगी, दैट विल बी वेरी फाइन। आपकी अगर स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होगी तो लेटर का जो स्ट्रक्चर है उसके 4 नंबर हैं, वो आपको मिल जाएंगे। बाकी जो कंटेंट है उसकी अलग से एक डिवीजन है, 2+2+2। अब वो हम जब अलग से लेटर राइटिंग की वीडियो में आपको वो अलग से मिल जाएगा डिटेल के साथ। तो आप 3 पेजेस का लेटर लिखें, मैक्सिमम आप उसे 3.5 कर लें, नहीं आपसे रहा जा रहा तो 4 कर लें, लेकिन उसको 5, 6, 7 पेजेस तक मत लेके जाएं। एग्जामिनर इरिटेट होगा, जब वो इरिटेट होगा तो फिर वो आपकी मिस्टेक्स ढूंढना शुरू कर देगा। और बिलीव मी कि जब आपकी मिस्टेक्स ढूंढना शुरू कर देगा एग्जामिनर, तो फिर आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप फ्लो में जा रहे होते हैं तो मिस्टेक्स होती हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर आपको एंड में पूरा पेपर पढ़ने का टाइम ना मिले तो वो मिस्टेक्स लेफ्ट ओवर हो जाएंगी, फिर वो आइडेंटिफाई होंगी, एग्जामिनर उनको करेगा और फिर उसके लिए वो आपके नंबर भी काटेगा। और आपके पास टाइम नहीं बचेगा जब आप 5-5, 6-6, 7-7 पेजेस की जो है वो स्टोरी लेटर लिखेंगे या स्टेंजा भी इस तरह लिखेंगे, तो फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा। क्योंकि पेपर में जो टाइम की डिवीजन है उसमें स्टोरी के लिए आपके पास होते हैं 15 to 18 मिनट्स, और 15 to 18 मिनट्स में आप 7 पेजेस नहीं लिख सकते। जब आप नहीं लिख पाएंगे तो फिर आपको क्या होगा, आपको उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक हुआ जी। मॉरल स्टोरी भी वही है, आपको 2 स्टोरीज आती हैं, आपने 2 में से एक स्टोरी करनी होती है, एक मॉरल पे स्टोरी लिखनी होती है। अगेन यहाँ पर बच्चे वही कुछ करते हैं कि 8-8 पेजेस की, 7-7 पेजेस की स्टोरी लिखी हुई है, तो 3 से 4 पेज की स्टोरी लिखें, हर पेज पे एक कोटेशन आ जाए या मैक्सिमम 2 आ जाए। ये भी ना हो कि कोटेशन से आपकी स्टोरी ओवरबर्डन हो रही हो, कि पेज पे बस कोटेशन ही नज़र आ रही हैं। मैं ऐसे पेपर भी देखता हूँ कि बच्चों ने 3-3 कोटेशंस लिखी हुई हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती। अपने आप को ओवरबर्डन मत करें। 3 से 4 कोटेशन पूरी स्टोरी में, पूरे लेटर में एनफ है, ठीक है। इससे ज़्यादा आप लिखेंगे तो फिर चांस रहता है कि आप मिस्टेक करेंगे, और जब आप मिस्टेक करेंगे तो फिर आप मार्क्स अपने लूज करेंगे। नेक्स्ट है स्टेंजा पंक्चुएशन पेयर्स, क्वेश्चन नंबर 7। स्टेंजा आपने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है। 5 नंबर होते हैं इसके। पंक्चुएशन के 5 नंबर हैं। अगेन यहाँ पे बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। जब मैं क्लास में बच्चों से उसमें करवा रहा होता हूँ पंक्चुएशन की एक्सरसाइजेस, तो कुछ बच्चे अभी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता हूँ वर्कशीट, तो कुछ बच्चे कहते हैं सर कर लिया, तो फ़ौरन से जहन में आता है कि या तो बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइज है, इंटेलिजेंट है, या फिर बिल्कुल निकम्मा है। और ऐसे में जो दूसरा हाइपोथेसिस है अक्सर वही ठीक होता है, क्योंकि वो बच्चा पढ़ता ही नहीं है। वो कहता है अच्छा बस 2 तो फुल स्टॉप लगाने थे, बाकी तो कुछ था ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता। आपको जो लाइंस आएंगी उनमें बाज़ का 10 मिस्टेक्स होती हैं, बाज़ का 12 होती हैं, क्योंकि उसमें डिवीजन ये होती है कि हर, अगर लेट से अगर 10 जगहों पे करेक्शन करनी है आपने, पंक्चुएशन आपने लगानी है, तो हर जगह के हर गलती को दुरुस्त करने के 0.5 मार्क, आधा नंबर होगा। तो इस तरह से 10 मिस्टेक्स के 5 नंबर बनेंगे। बाज़ का 10 से ज़्यादा भी होती हैं, तो 1-2 तो बिल्कुल भी नहीं होती, 3-4 से भी नहीं होती, कम से कम 7-8 होती हैं। तो मैक्सिमम पेपर्स में ये 10 या 10 से ज़्यादा होती हैं, ताकि वो जो नंबर की डिवीजन है, कैलकुलेशन है, वो बड़ी आसान हो
कि पर मिस्टेक ठीक करने पे 0.5 मार्क्स। इसी तरह से पेयर्स, तो आपने 5 पेयर करने होते हैं। पेयर में ये होता है कि अगर आपके पेयर में दोनों सेंटेंसेस ठीक हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर एक ठीक है एक गलत है तो फिर आपको 0 नंबर मिलेगा, फिर आपको 0.5 नहीं मिलते। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेट इनटू उर्दू। उर्दू तर्जमा दिए गए इंग्लिश के पैराग्राफ का। अब यहाँ पर बच्चे जो मिस्टेक करते हैं, मोस्टली वो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से आए होते हैं, उनमें से कुछ पेपर्स हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि वहाँ पर बच्चे की इमला की गलतियाँ हैं, उससे उर्दू लिखनी नहीं आ रही होती। पीछे पूरे पेपर में उस बच्चे का 90% स्कोर है, ये इवन इससे भी अबव है। इस एक क्वेश्चन में आके जो है बच्चे को उर्दू नहीं लिखनी आ रही, या उसका उर्दू का सेंटेंस स्ट्रक्चर बड़ा वीक है, उसमें जो रमूज काफ या पंक्चुएशन जिसको हम कहते हैं उसकी गलतियां हैं, या बच्चे ये भी करते हैं कि अंग्रेज़ी में अगर इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं या कॉमा लगे हैं तो उर्दू तर्जमा करते हुए आप वो कॉमास मिस कर देते हैं, तो ये मिस्टेक्स काउंट होती हैं। आपकी इमला की गलतियों के भी नंबर कटते हैं, आपने कॉमा लगाना था नहीं लगाया नंबर कटेगा, इन्वर्टेड कॉमास लगाने थे नहीं लगाए नंबर कटेंगे, ठीक है। इमला की गलतियों पे आपको पेनलाइज होता है। फिर राइटिंग ओवरऑल अगर अच्छी है तो ज़ाहिर एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा, अगर नहीं है तो ज़ाहिर एक पोर इंप्रेशन जाएगा। ऐसी सूरत में एग्जामिनर फिर ये करता है कि बच्चा भी पीछे से लेके आ रहा है 90%, तो अब इसकी गलतियाँ क्या करें, 11 नंबर दे दें, बहुत ही रहमदिली करें तो 12 दे दें। अगर इसमें आपकी मिस्टेक नहीं है तो फिर हम लोग इसमें 13, 13.5, इवन 14 तक भी मैंने मार्क्स दिए हैं पेपर्स में कि बच्चे का बड़ा आउटस्टैंडिंग पेपर है सारे का सारा, और उर्दू इमला की कोई गलती नहीं है तो फिर उसको स्कोर दिया जाता है। अच्छा, अब मैं इसमें डिस्कस करता हूँ कि इससे हट के आप अटेम्प्ट स्टाइल के लिहाज से क्या मिस्टेक करते हैं। ये स्पेशली जो हमारे जर्नल ग्रुप्स के बच्चे हैं वो ये करते हैं कि अगर वो पैरा आ गया जो उन्होंने तैयार किया था तो पेपर में सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे पैराग्राफ। चलें ठीक है, तरतीब में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि फेस शीट में पहले के बाद दूसरा पेज जब आप खोलते हैं तो बच्चे ने वहाँ पे किया हुआ है सबसे पहले ट्रांसलेशन। टीचर ने, एग्जामिनर ने वो चेक किया और उसके मार्क्स उसकी फेस शीट में क्वेश्चन नंबर 8 के खाने में डाल दिए। यहाँ तक तो काबिल बर्दाश्त है। लेकिन कुछ बच्चे ये करते हैं कि उन्होंने पहले कर दिया सबसे पहले पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद फिर उन्हें लगा कि मुझे पेयर्स बहुत अच्छे आते हैं, फिर बच्चे ने कर दिए वर्ड पेयर्स। अब वर्ड पेयर क्या है, वर्ड पेयर क्वेश्चन नंबर 7 का एक पोर्शन है, पूरा क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद बच्चे ने क्या किया, इसके बाद बच्चे ने स्टार्ट कर लिया शॉर्ट क्वेश्चंस। अब पहले उसे लगा कि भाई मुझे बुक के क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आते हैं, उसने क्वेश्चन कर लिए, फिर उसने प्लेस के क्वेश्चन कर लिए, फिर उसे याद आया कि भाई पंक्चुएशन जो है ये मुझे आती है, बड़ी आसान है, फिर उसने पंक्चुएशन कर दी। उसके बाद उसने पोएम के क्वेश्चन कर दिए, फिर उसने कर दिया उसके बाद लेटर, फिर स्टोरी, इस तरह से। तो आपने एग्जामिनर को इतना खपा दिया है कि वो लाजमी तौर पे आपके नंबर काटेगा। आप ये मत करें। आपने पैरा सबसे पहले कर लिया, ठीक है, कुछ ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन उसके बाद आपकी ये जो तरतीब चल रही है शॉर्ट क्वेश्चंस की, इसको इसी तरह से जाने दें। अगर फिर भी आपका दिल कर रहा है कि आपने पेयर्स पहले करने हैं तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 पूरा लिखें वहाँ पर, और अगर आपने सिर्फ पेयर्स करने हैं तो आप पेयर्स करके पंक्चुएशन और स्टेंजे की जगह पेयर के फौरन बाद छोड़ दें। फिर आप इसको अपने पेपर पर नोट कर लें कि ये मैंने करना है। उर्दू में लाइन लिख लें कि मैंने इसमें से 2 चीज़ें छोड़ी हैं जो मैंने बाद में करनी है, ताकि आप भूल ना जाएं। लेकिन पेपर की तरतीब को मत डिस्टर्ब करें। सबसे ज़्यादा हम एग्जामिनर्स को जो इशू आता है वो इस क्वेश्चन में आता है कि ये हमें बहुत कम पेपर्स में एक जगह एक साथ मिलते हैं। अब होता क्या है, ये 5 नंबर, ये 5 नंबर, ये 5 नंबर,
अगर 3 जगह से सब टोटल जमा करके फिर हमने टोटल करके फेस शीट पे निकालने हैं तो बिलीव मी कि टीचर को बहुत बुरा लगता है और फिर इस गुस्से का नुकसान आप लोगों को होगा। तो ये कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं अच्छे नंबर लेने की, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने की। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहें। थैंक यू।